नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू दिस स्पेशल शो। ये खास कार्यक्रम आज के न्यूज मेकर के साथ आम आदमी पार्टी के लीडर जो कल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल। अरविंद, सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोग कह रहे हैं, एक क्रिटिसिज्म बार बार आ रही है कि आपने जन लोकपाल का एक्सक्यूज लेकर आप एक मौका ढूंढ रहे थे कि किस तरह मैं सरकार छोड़ूं। ये पूरी जो एक तरह से एक स्क्रिप्टेड एजेंडा था आपका, जहां मौका मिला आपने सरकार छोड़ ली। सरकार क्यों छोड़ूंगा, फिर चुनाव क्यों लड़े थे? सवाल साफ है कि आपने जन लोकपाल को एक मुद्दा बनाकर आप चाहते थे कि एक ऐसा मुद्दा बने ताकि आप दिल्ली सरकार छोड़ पाए और लोकसभा पर आपका फोकस हो। ये आपकी एक तरह से रणनीति थी, ये सोची समझी रणनीति थी और आपने जन लोकपाल को एक तरह से एक एक्सक्यूज बनाया। लोकसभा के चुनाव का प्रचार करने के लिए सरकार छोड़ने की क्या जरूरत है? कौन मुख्यमंत्री सरकार छोड़ता है लोकसभा का? मोदी जी ने सरकार थोड़ी छोड़ी है लोकसभा का प्रचार करने के लिए। मैं भी ऐसे ही प्रचार कर लेता। लेकिन आप जिस तरह से 7 हफ्तों में लगातार एक न एक नया विवाद आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि बार बार आप कॉन्फ्रंटेशन के मूड में हैं। आपकी जो एक तरह लोकप्रियता है वो कम होती जा रही थी, बढ़ रही थी। लोगों को लगता है कि खास करके मिडिल क्लास में वो कम होती जा रही थी। लोगों को लगा कि अरविंद केजरीवाल जो है वो एक तरह से गवर्नेंस पर फोकस नहीं कर रहा है, दूसरी चीजों पर फोकस कर रहा है। समवेयर डाउन द लाइन this was an opportunity for you to withdraw support, which is why you use the जन लोकपाल। अगर आप सीरियस थे तो आप कंसल्टेशन करते जन लोकपाल को लेके, कंसेंसस बनाते और उसी बिल को लेकर आप अपना आंदोलन आगे बढ़ाते। सरकार में रहकर आप सरकार छोड़ना चाहते थे। किससे कंसेंसस बनाते? बीजेपी वालों से? बीजेपी से, कांग्रेस से, बीजेपी से। क्यों नहीं? 3 साल हो गए कंसेंसस बनाते बनाते। कंसेंसस ही बन जाता तो आम आदमी पार्टी क्यों बनानी पड़ती? इनसे कंसेंसस बन सकता है भाई। भ्रष्टाचारियों के साथ बैठ के आप कंसेंसस बनाए, आइए सारे बैठते हैं, आप लोगों को जेल भेजने के लिए हम एक कानून बना रहे हैं, आइए बैठ के ऐसे होता है क्या? आपने दूसरा प्रश्न किया, आपके उसमें 3 प्रश्न थे। दूसरा आपने किया कि हमारी मिडिल क्लास में पॉपुलैरिटी घट रही थी या कुछ था। जनता के अंदर पॉपुलैरिटी बहुत जबरदस्त बढ़ी है। हाँ, मीडिया वालों के अंदर पॉपुलैरिटी घट रही थी। मैं एक दिन देख रहा था, जनता 87% जनता एक मुद्दे पे कह रही थी हम केजरीवाल के साथ हैं, और जो एंकर था वो मेरे को गालियां दे रहा था। तो मीडिया का तो मैं कुछ नहीं कर सकता जी, नंबर 1। नंबर 2 गवर्नेंस का आपने कहा कि गवर्नेंस नहीं आती। कई लोग बोल रहे हैं कि गवर्नेंस नहीं आती। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 5 साल से शीला दीक्षित जी कह रही थी हम सीएजी का ऑडिट कराना चाहते हैं, बिजली का ऑडिट कराना चाहते हैं, बीजेपी भी उनके साथ। 5 साल से वो ऑडिट नहीं करा पाए, हमने 5 दिन में ऑडिट करा दिया। कहते गवर्नेंस नहीं आती। 65 साल से बीजेपी और कांग्रेस वाले मिलकर भ्रष्टाचार दूर नहीं कर पाए। आज दिल्ली के अंदर, हम नहीं कह रहे, इंडिपेंडेंट सर्वे हो रहे हैं जो कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार का लेवल काफी कम हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, अभी 3 दिन पहले देश के सबसे बड़े अंग्रेजी के अखबार ने कहा है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो दलाल घुमा करते थे, सारे दलाल गायब हो गए हैं। और कहते हैं एक मिनट जस्ट गिव मी अ चांस, और कह रहे हैं हमें गवर्नेंस नहीं आती। वहां पे वो अखबार कह रहा है 10 मिनट में अब लोगों का काम हो जाता है। सरकारी अस्पतालों में पहले कभी दवाइयां नहीं मिलती थी, अब दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिलने लग गई। कहते गवर्नेंस नहीं आती। 30 सालों के अंदर बीजेपी की 6 साल एनडीए की सरकार रही, 5 साल दिल्ली में बीजेपी की सरकार रही, बाकी टाइम कांग्रेस की सरकार रही। बोलते रहे सिखों की एसआईटी बनाओ। हमने 5 दिन में एसआईटी बना दी और कहते हैं हमें सरकार चलानी नहीं आती, हमें गवर्नेंस नहीं आती। मैंने मुकेश अंबानी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की तो कुछ लोग आए मेरे पास, कहते ये सब क्यों कर रहे हो, गवर्नेंस करो ना। ये गवर्नेंस क्या होती है और क्या होती है गवर्नेंस? मैं आपको बताता हूं। 7 हफ्तों में ये भी सही है कि आपके हर मंत्री या आप खुद किसी न किसी को कॉन्फ्रंटेशन के एक मोड में थे। होना चाहिए सर। आपने पुलिस को कन्फ्रंट किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर को कन्फ्रंट किया, होम मिनिस्ट्री के सामने धरना करवाया। आपके जो मंत्री थे अपने ब्यूरोक्रेट्स के साथ कन्फ्रंटेशन कर रहे थे। यानी एक माहौल बन गया था जहां काम कम, ड्रामा और कन्फ्रंटेशन ज्यादा। ये एक माहौल बन गया था, ये एक तस्वीर बन गई थी। अब आप कहेंगे ये मीडिया में थी, लेकिन कई लोगों को लगता है कि यही एक तरह से 7 हफ्तों में ये आम आदमी पार्टी का एक तरह से चेहरा है।
सोमनाथ भारती हो या अरविंद केजरीवाल हो, ये एक चेहरा लोगों के सामने आ गया है। आप ही लोगों ने तो बनाया ये चेहरा। आपने, अच्छा एक चीज नहीं, बताओ, सच्चाई है। एक चीज बताओ, आपके चैनल ने कभी दिखाया भी अस्पतालों में व्यवस्था सुधर गई? नहीं दिखाया ना आपके चैनल ने। आपके चैनल ने दिखाया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से दलाल भाग गए? आपके चैनल ने दिखाया कि करप्शन अभी भी है, भ्रष्टाचार कहीं गई नहीं है सर। मैं ये कम हुई है काफी, मैं नहीं कह रहा। इंडिपेंडेंट सर्वे जनता कह रही है, दिल्ली की जनता कह रही है कि काफी कम हुआ भ्रष्टाचार। तो सर दूसरा आपने कहा कि हम कन्फ्रंटेशन कर रहे थे। किससे कन्फ्रंटेशन कर रहे थे? पुलिस वालों से कर रहे थे ना। पूरी दिल्ली दुखी है पुलिस वालों से। कन्फ्रंटेशन नहीं, संघर्ष कर रहे थे। होम मिनिस्ट्री से सारे दुखी हैं, संघर्ष कर रहे थे उनके साथ। दिल्ली में बलात्कार हो रहे हैं और पुलिस वाले इन्वॉल्व होते हैं, कल्यूजन है पुलिस वालों का। लड़की जला दी जाती है दिल्ली के अंदर, पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करने से मना कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने से मना करते हैं। उनके साथ हम संघर्ष कर रहे थे। ब्यूरोक्रेसी दिल्ली की जिसका आपने नाम लिया, डेली संघर्ष था। मेरी जो टीम थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के साथ डेली संघर्ष था। अगर ये ब्यूरोक्रेसी ऐसे ही होता है सर, तभी तो हम से काम कैसे होगा? लोगों से काम करवाना पड़ता है सर, 1.5 लोगों महीने में विश्वास बनाना पड़ता है सर। 1.5 महीने में काम ही तो करके दिखाया, क्योंकि संघर्ष किया। और कोई संघर्ष नहीं करता, और जिंदगी का नाम ही संघर्ष है। गीता में लिखा हुआ है कि एक एक पल संघर्ष है, अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई है। ये संघर्ष के बिना गवर्नेंस नहीं चलती है। तो आपको लगता है आपने कोई गलती नहीं की जिस तरह से ये पूरा एक माहौल ढेर सारी गलतियां आपकी कोई गलती नहीं सर, सिर्फ मीडिया की ये गलती है। मैं ये नहीं कह रहा, पर ये जो मीडिया ने हमें दानव का प्रोजेक्शन कर दिया, अरे इनको तो सरकार चलानी नहीं आती, ये तो रोज लड़ते रहते हैं। हाँ, हम लड़े थे और हम लड़ेंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, इसीलिए तो आए हैं अंदर। मैं आपको बताता हूँ, देखो सुनो, आप अर्बन नक्सलाइट हैं, आप नक्सली हैं अर्बन। आप चाहते हैं कि व्यवस्था जो है उसको पूरी तरह से खत्म किया जाए और एक तरह से एक रेवोल्यूशन लाया जाए, एक क्रांति लाई जाए, जिसमें जो सिस्टम है वो ध्वस्त हो जाए। अरुण जेटली जी का धर्म है, अपोजिशन में है ना, बीजेपी में, उनका धर्म है हमें गालियां देने का, उनको देने दीजिए, उसका आप ज्यादा बुरा मत मानिए। मेरा ये कहने का मकसद है कि पिछले 1.5 महीने में जितना काम इस सरकार ने करके दिखाया, आपका चैनल एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करे। मैं आपको लिस्ट दूंगा हमारे कामों की, और आप नेगेटिव भी दिखाओ, पॉजिटिव। इतना काम मैं चैलेंज करता हूं 65 साल में किसी भी सरकार ने आने के बाद 1.5 महीने में करके दिखाया हो। अभी राजस्थान में बनी सरकार, छत्तीसगढ़ में बनी सरकार, मध्य, उन्होंने क्या किया? आपके काम से पावर शॉर्टेज का डर था, क्योंकि आपने पावर डिस्कॉम्स के साथ टकराव किया। बिल्कुल टकराव करना चाहिए सर, ब्लैकमेल कर रहे हैं। सीएजी का ऑडिट करवाया हम लोगों ने, कहते सीएजी का ऑडिट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए ऑडिट? सबका ऑडिट होना चाहिए, सारे लोगों का ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट करवाया तो धमकी दी उन्होंने, जैसे उन्होंने धमकी दी हमने लाइसेंस कैंसिल करने की धमकी दे दी। ठीक हो गया ये मामला ठीक हो गया, कोर्ट में हो गया ना। ठीक, अब कह रहे थे, धमकी दे रहे थे हम बिजली काटेंगे, काटो तुम, धमकी दो तुम। अरे लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, ईमानदार कंपनी ले आएंगे। हमें ईमानदार कंपनी चाहिए, हमें ईमानदार व्यवस्था चाहिए। ईमानदार कंपनी लाएंगे, जायज प्रॉफिट लो, जायज काम करो, ईमानदारी से काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है किसी के साथ। मुझे डर और लोगों को डर ये है कि हर चीज को आप कहीं ना कहीं उसको ड्रामेटाइज करना चाहते हो। जैसे एफआईआर आपने मुकेश अंबानी के खिलाफ करवाया, कई लोगों को लगता है ये भी एक तरह से आपकी एक सोची समझी चाल थी, क्योंकि साजिश थी। नहीं, ऐसा है कि मुकेश अंबानी और गैस प्राइसिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, वहां देयर विल बी अ डिसीजन इन अ कपल ऑफ वीक्स। इसके पहले आप कहते हो एफआईआर फाइल कर दो मुकेश अंबानी के खिलाफ, क्योंकि आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी का नाम लिया तो आपको हेडलाइन मिलेंगे, फ्रंट पेज न्यूज मिलेगी। किरण बेदी का भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल केवल फ्रंट पेज न्यूज और मीडिया के पीछे लगते हैं, उसके बगैर वो एक तरह से राजनीति नहीं कर सकते। इसमें 2 चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर करने की आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की थी इस देश के अंदर। गुरुदास दासगुप्ता ने यही मामला संसद में उठाया है। संसद में उठाया ना, उसके बाद कोर्ट में गया है। कोर्ट में गया है ना, कोर्ट ने स्टे तो नहीं लगाया एफआईआर करने पे? स्टे लगाया है क्या? हमने एफआईआर कर दी। ऐसे तो वो सीएजी के ऑडिट का मामला भी कोर्ट में चल रहा था, कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया था। एक मिनट, एफआईआर भी, एक मिनट सुनो तो सही। अपॉर्चुनिटी चाहते थे जिससे कहीं ना कहीं आपकी प्रोफाइल बढ़े और उसके साथ साथ आप बीजेपी और कांग्रेस को एक तरह से कॉर्नर करने की कोशिश करी। दैट वाज योर पॉलिटिक्स। और कांग्रेस का समर्थन लेने में आपको कोई हिचक नहीं हुई, लेकिन उनको कॉर्नर करने की बार बार आप कोशिश कर रहे थे। और अब आप कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी की वजह से कांग्रेस और बीजेपी ने साठगांठ करके आपकी सरकार को गिराया। अब मैं बोलूं? बोलिए, मुझे बोलने का पूरा मौका देना। ठीक है, पहली चीज तो ये कि
अनिल अंबानी का सीएजी ऑडिट और मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर करने की हिम्मत किसी की नहीं थी इस देश के अंदर। पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, नंबर 1। तो इसमें कोई सुर्खियों में आने वाली बात नहीं थी। दूसरी चीज, मीडिया घबराता है मुकेश अंबानी से। मीडिया मुकेश अंबानी का नाम लेने से घबराता है। मुकेश अंबानी का पैसा लगा है बहुत सारे चैनल्स के अंदर। पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 2 दिन के अंदर सारे मीडिया ने मुकेश अंबानी का नाम लेना चालू किया है। बहुत बड़ी बात हुई है सर। मेरे को याद है 3-4 साल पहले प्रशांत भूषण ने जुडिशरी के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। खचाखच भरा हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल। एक आदमी ने एक शब्द नहीं छापा, डरे हुए थे मीडिया वाले। वो डर निकला तीसरी चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तक। आज पहली बार डर निकला मीडिया का, उन्होंने बात करनी चालू किया, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक कांग्रेस और बीजेपी का सवाल है, हमने क्या मुद्दा उठाया? हमने मुद्दा उठाया कि 1 अप्रैल से देश के अंदर गैस के दाम दुगने होने वाले हैं। देश ने मुकेश अंबानी जी को कुछ गैस के कुएं दिए। उनको कहा भाई आप गैस निकाल के दो इसमें से। गैस निकालने का खर्चा $1 से भी कम आता है। उनको $4 दे रही है सरकार। वो कह रहे हैं मुझे $8 दो और सरकार मान गई। एक मिनट, सारी कमिटीज होती हैं, सारी बिल्कुल बिल्कुल सर। इस देश में सारी लूट इस प्रोसेस से ही होती है, सारी लूट। आप एलिगेशन करना चाहते हैं? नहीं, मैं एलिगेशन मैंने तो मोटी मोटी बात बता दी सर। वो सारे जब मीडिया सोमनाथ भारती के खिलाफ एलिगेशन करती है तब आप तुरंत कहते हैं देयर इज नथिंग, सोमनाथ भारती हैज डन नो रॉन्ग, उन्होंने कोई गलत चीज नहीं की। लटका दो सोमनाथ भारती के लिए लटका दो ना, और दूसरों के लिए उसके खिलाफ एफआईआर हो गई। अगर सोमनाथ भारती कांग्रेस या बीजेपी में होते, आप पहले होते कहते सोमनाथ भारती का रेजिग्नेशन चाहिए। एक मिनट, मैं दोनों मुद्दे पर जवाब दूंगा, सारा जवाब दूंगा। मुझे बोलने देना, बस बीच में मत काटना। बीच में काटते तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो मुकेश अंबानी को $1 की चीज के $8 दे रहे हैं ये लोग। अगर 1 अप्रैल से $8 हो गए गैस के दाम, तो देश के अंदर सीएनजी के दाम बढ़ जाएंगे। सीएनजी के दाम बढ़ गए तो ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ जाएंगे, बिजली के दाम बढ़ जाएंगे। बिकॉज फिर आप एक मिनट, उसी से बिजली बनती है, बिजली के दाम बढ़ जाएंगे। फर्टिलाइजर के दाम बढ़ जाएंगे, उसी गैस से फर्टिलाइजर बनता है, और फर्टिलाइजर के दाम बढ़ गए, सारे खाने की चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। इतनी महंगाई हो जाएगी 1 अप्रैल से, आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा, पूरी इकोनॉमी चरमरा जाएगी। और हमने मुकेश अंबानी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। कांग्रेस वाले कह रहे हैं एफआईआर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एफआईआर असंवैधानिक। मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर कैसे हो गई? एक मिनट, असंवैधानिक एफआईआर। और बीजेपी वाले शांत हैं। आज आपके चैनल के जरिए मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, मोदी जी आप ये बताइए, अगर आप देश के प्रधानमंत्री बन गए, मुकेश अंबानी को $8 दोगे कि $4 दोगे? जनता ये जानना चाहती है। मैं उनको चिट्ठी भी लिखूंगा, राहुल गांधी को, अंबानी, इनको, मोदी जी को 1-2 दिन के अंदर। नंबर 2, आप एक मुद्दा ढूंढ रहे थे कई सर, दिनों से। जनता मर रही है जिससे आप सरकार सर, जनता मर रही है, कुचल रही है। आप ये कहते हो मुद्दा ढूंढ रहे, आप ले लो ये मुद्दा, आपका चैनल ले लो मुद्दा, टीआरपी बहुत बढ़ जाएगी। हिम्मत तो करो थोड़ी सी। आपको मैं आपको ये गलत बात है, क्योंकि आप हमेशा देखते हो या तो मीडिया गलत, यू आर लुकिंग फॉर एन एनिमी, यू आर लुकिंग फॉर समवन जिसको आप टारगेट कर सको। मेरे को दुश्मन की मैं क्यों दुश्मन ढूंढूंगा सर? बताओ, मैं क्यों दुश्मन ढूंढूंगा? जबरदस्ती कर रहे हो आप तो। क्योंकि एक राजनीति बन गई है ना, क्या कहीं ना कहीं जब तक एक दुश्मन नहीं बने तब तक अपनी राजनीति। सर बहुत दुश्मन हो गए हैं मेरे जिंदगी के अंदर। आपने अब लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहा कि वो कांग्रेस एजेंट है, उसके बाद आप कहते हैं कि वो रिलायंस का आदमी है, तीसरे दिन अब आप कहते हैं कि जो गवर्नर कर रहे हैं वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब गवर्नर की एक पोस्ट होती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की एक गरिमा होती है। क्या आपने कभी उनसे कंसल्टेशन करने की प्रोसेस शुरू की कि जन लोकपाल मिले? कंसल्टेशन प्रोसेस होती है राजनीति या गवर्नेंस में। जो गवर्नमेंट में जब आते हो, सरकार में, आपने कोई कोशिश की उनके साथ कंसल्टेशन करने, या आपने निर्णय ले लिया उनको कन्फ्रंट करना है? हर हफ्ते मीटिंग होती है सर, हर हफ्ते उनके साथ काफी लंबी मीटिंग होती है। बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे इंसान है। मैंने पब्लिकली उनकी काफी तारीफ की है। उनकी मजबूरियां हैं, अच्छे इंसान, लेकिन आपने उनको कांग्रेस का एजेंट कर दिया क्योंकि वो हमारी पार्टी के जो आपका जो जन लोकपाल बिल था, उन्होंने कहा व्हाट यू आर डूइंग इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये उनकी राय है। लोगों को लगता है अरविंद केजरीवाल जब भी कोई कहे somebody says something against you, आप कहते हैं माई वे और द हाईवे, या तो मेरी बात सुनो, या तो आप कॉर्पोरेटाइज हो गए हो, या करप्ट हो, या एजेंट हो किसी के।
मैंने देखा पार्टी के कुछ लोगों ने कहा नहीं कहना चाहिए। आप मानते हैं गलत था? मैं तो कई बार आप मानते हो कि नजीब जंग को कांग्रेस का एजेंट कहना गलत था? नहीं कहना चाहिए, ऐसे शब्द हमें ढंग से यूज करने चाहिए, चाहे जो भी हो। जो सोमनाथ भारती ने जो शब्द यूज किए वो भी गलत थे लोगों के खिलाफ। कौन कौन से शब्द यूज किए? जिस तरह से उन्होंने हरीश साल्वे के खिलाफ कुछ शब्द उठाए, क्या बोला था? आपने सुना होगा। बताओ ना। That these people are stupid, they have no understanding. He never said that. Yes, he did. No, ये दिखाना चलाना नहीं। मैं बता देता हूँ क्या क्या कहा था उसने। सोमनाथ भारती का मुद्दा उठाया ना आपने, मैं क्लियर कर देता हूँ। सोमनाथ भारती का जब मुद्दा उठा 4 दिन तक वो चलता रहा, हम भी प्रेजुडिस हो गए थे, हमें भी लगा कि उसने कुछ गलत किया है। और मैं आज आपके टीवी चैनल में पहली बार बता रहा हूँ, हमारी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बैठी, ये मन बना के बैठी थी कि हम सोमनाथ भारती को कहेंगे कि आप इस्तीफा दे दीजिए। 3 घंटे तक आप चाहते थे कि सोमनाथ भारती इस्तीफा दे? सुनो तो सही, मेरे को बात तो पूरी करने दो। हमने 3 घंटे तक वी आस्क्ड हिम टू कम, ही केम। हमने 3 टीवी चैनल्स में पूरे रात की रिकॉर्डिंग की थी उस दिन की। हमने उस टीवी चैनल से सारी रिकॉर्डिंग मंगाई, सारी रिकॉर्डिंग बैठ के देखी, सारा एविडेंस देखा। ऑल ऑफ अस फेल्ट कि सोमनाथ भारती ने कोई गलत नहीं किया था। उन्होंने 2 स्टेटमेंट्स दिए जो गलत थे। मैं अब आपको बता देता हूँ क्या स्टेटमेंट्स थे वो। अरुण जेटली जी के खिलाफ उन्होंने कुछ ऐसा कहा था, मैं थूकता हूं ऐसे लोगों के ऊपर, दैट वाज रॉन्ग। दूसरा, उन्होंने मीडिया के लिए एक जगह बोला था, कहां से पैसे लेके आते हो तुम लोग, मोदी जी से पैसे लिए हैं। ये 2 स्टेटमेंट्स उनके थे जो गलत थे। वी टोल्ड हिम टू माइंड हिज लैंग्वेज इन फ्यूचर, पर इन 2 स्टेटमेंट्स के लिए आप उनको रिजाइन नहीं कर सकते। पर इसके अलावा हमेशा आप दूसरों के रेजिग्नेशन मांगते हैं, आप दूसरों के खिलाफ एलिगेशन करते हैं, तो उन्हें भी ये मौका दीजिए जो आपने सोमनाथ भारती को दिया है कि अपना पक्ष रखो, अपनी बात रखो। आपने कितने लोगों को कहा है कि ये आप भ्रष्ट हैं, आप चोर हैं? कहा है कि नहीं कहा? मैं जज थोड़ी हूं सर। पर कभी कभी ऐसा ही लगता है कि आप दुनिया को जज कर रहे हैं कि मैं ही एक हूं जो करप्शन के ऊपर हूं, बाकी सब करप्शन में फंसे हुए हैं। जनता जज है सर। जिन जिन लोगों को आज तक हमने कहा, आप ही लोगों की वेबसाइट से हमने एविडेंस उठाए हैं। जिन जिन लोगों की हमने लिस्ट अभी तक जारी की है, आप अपनी वेबसाइट पे देख लेना, उनके खिलाफ आप ही लोगों ने आवाज उठाई है, हमने नहीं उठाई। सबूत आप ही लोगों ने दिए हैं। या तो आपकी कहानियां गलत थी, हमें आज से नहीं माननी चाहिए आप लोगों की कहानियां। मीडिया में जो कुछ आया उसी के बेसिस पे हम लोगों ने किया था, और तो हमने नहीं किया। और हमने जब आप इस्तेमाल करते हैं अपने एलिगेशन लगाने के लिए, तब मीडिया सही है। लेकिन आज जब मीडिया आपको सवाल पूछती है, आप कहते हैं वही मीडिया जो है वो कॉर्पोरेटाइज है, या वही मीडिया जो है करप्ट है। मैंने तो कहा नहीं मीडिया करप्ट है। मैंने तो ये कहा, अभी आपके आप मेरे तोड़ मोड़ देते हो आप लैंग्वेज को। मैंने ये कहा कि भाई मीडिया के अंदर एक तरफ तो ये दिखा रहे थे कि हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लेकिन एंकर जो है वो हमारी बुराई कर रहा था। क्यों कर रहा था मुझे नहीं पता, अब मीडिया जाने। मैंने कब कहा? मैं इस सेगमेंट में आखिरी सवाल पूछूंगा, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आपने जन लोकपाल लाने की कोशिश की, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं? ये भी मैं आपको साफ कर दूं, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हम जो लोकपाल ला रहे थे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। क्योंकि देश में एक लोकपाल बिल है, दिल्ली में एक लोकायुक्त एक्ट है, आप उसको अमेंड कर सकते थे। किरण बेदी वगैरह ने कहा है, जिन्होंने इस पर भी काफी गंभीरता से देखा है कि आप उसको अमेंड कर सकते थे। उसी को अमेंड ही कर रहे थे। जिसको नहीं पता उसको बता दो, उसी को अमेंड कर रहे थे। पर आप एक अलग बिल भी चाहते थे अपना जन लोकपाल। सर वही है, उसी को अमेंडमेंट को ही दिल्ली जन लोकपाल बिल बोला है सर। नंबर 1, दिल्ली का जन लोकायुक्त बिल लेना, दिल्ली का लोकायुक्त बिल लेना कितने साल हो गए? 15 साल। एक आदमी जेल नहीं गया आज तक उसमें। फिर ऐसे लोकायुक्त रहना चाहिए, चाहे जेल कोई जाए ना जाए। देश का जो लोकपाल बिल बनाया है ना भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने, एक चूहा जेल नहीं जाएगा उसके अंदर। ये लोकपाल बिल बना देते हैं। हमने जो लोकपाल बिल बनाया है, तो ये बड़ा कहना है कि चूहा नहीं जाएगा जेल, ये देख लेना, कहना है ना। देख लेना आप। मैं भी बेवकूफ थोड़ी हूँ सर, थोड़ा बहुत तो मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियर हूँ, लॉ पढ़ा है मैंने भी वो कानून पढ़ा। डर यही है कि बाकी सब बेवकूफ है, बाकी सब भ्रष्ट है। मैंने कहा, मेरी अंडरस्टैंडिंग है सर, मैंने ये थोड़ी कहा कि आप भ्रष्ट हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा राजदीप बेवकूफ है, बहुत इंटेलिजेंट है राजदीप। चलिए, आपने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट। अरविंद, एक अब लोगों को एक माहौल एक बन गया है जिसमें लोगों को लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो है अब उनका लक्ष्य लोकसभा है। 50 दिन भी नहीं हुए दिल्ली सरकार के, लेकिन आपका लक्ष्य अब हो गया लोकसभा। 350 सीट लड़ेंगे, यात्रा पर जाएंगे। कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि आप तैयार हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए? हम तैयार नहीं है। नहीं है ना,
बिल्कुल नहीं है। आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है? बिल्कुल तैयार। तो फिर क्यों लड़ रहे हैं? जनता तैयार है, जनता चेंज चाह रही है। इस देश का मरा पिटा कुचला आदमी चेंज चाह रहा है। जनता ये चुनाव जनता लड़ेगी। दिल्ली का चुनाव भी जनता नहीं लड़ता, हमने थोड़ी लगा। हमारे पास तो पैसे नहीं थे, आदमी नहीं थे, हमारे पास तो कैंडिडेट ही नहीं थे। हमारे पास आज भी कैंडिडेट नहीं है। जनता चुनाव लड़ेगी, जनता चुनाव लड़ाएगी, जनता खड़ी होगी चुनाव के अंदर। और जितने ओपिनियन पोल्स है वो कहते हैं कि जो जनता है वो नरेंद्र मोदी के साथ है, वो भी एक बदलाव के एजेंट है, चेंज एजेंट है। कई लोगों ने मुझसे कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री देखना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते। तो क्या कहीं ना कहीं ये गलत रणनीति है? बगैर आपको आपने अपने आप को पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं किया। मुझे नहीं एस्टेब्लिश। और आप नेशनल एम्बिशंस आपके हैं? नहीं, मेरी कोई एम्बिशन नहीं है। मेरे को प्रधानमंत्री नहीं बनना, मेरे को कुछ नहीं बनना। आप तो लड़ेंगे अब लोकसभा ना, मैं पता नहीं लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, शायद ना ही लड़ूं मैं। 1 महीने पहले जब मैंने इंटरव्यू किया था, आपने कहा था पार्टी का जोर है कि आप लड़े, और मैं तैयार हूं लड़ने के लिए। मैंने यही कहा था कि पार्टी का जोर है, हो सकता है लड़ूं, लेकिन मेरा अभी भी क्लियर नहीं है मैं लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा। मेरी आज स्ट्रैटेजी में पहली प्राथमिकता है दिल्ली के अंदर हम ऐसा शासन करके दिखाएं कि दिल्ली के अंदर ऐसा जनतंत्र स्थापित करके दिखाएं कि दुनिया के अंदर एक मॉडल बन सके। लेकिन वो मौका तो आपने गवा दिया। अब आएगा सर, दूसरा चुनाव होंगे ना दिल्ली के अंदर, 50 से ज्यादा सीट देगी जनता, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो आपने कहा मोदी जी की लहर है, मोदी जी की लहर है, मैं मानता हूं, लेकिन आज आपके चैनल के जरिए जनता को मैं एक चीज सोचने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आज तक मुकेश अंबानी जी खोल के बोला कांग्रेस मेरी दुकान है, वो नीरा राडिया टेप्स के अंदर। कांग्रेस को आज तक यूपीए की सरकार को 10 साल से मुकेश अंबानी जी चला रहे थे। पिछले 1 साल से ये सब कहा जा रहा है, मेरे पास इसका सबूत नहीं। अभी सबूत नहीं है, बगैर सबूत के आप कह रहे हो। मैं वो बोल तो दूं, यही तो अब जनता को तय करना है। पिछले 1 साल से अडानी और अंबानी दोनों मिलके मोदी जी का कैंपेन फंड कर रहे हैं। मोदी जी हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, इतनी बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, वो फंड कर रहे हैं। व्यवस्था नहीं बदलने वाली सर। पहले भी मुकेश अंबानी जी इस देश को चला रहे थे, और सरकार बदलने के बाद, बीजेपी के आने के बाद भी एक मिनट आप वही मुकेश अंबानी जी इस देश को चलाएंगे। व्यवस्था वैसी की वैसी रहेगी, वैसी की वैसी भ्रष्ट रहेगी। गैस के दाम कांग्रेस वाले भी $8 करने वाले थे, महंगाई से जनता त्रस्त थी। मोदी जी के आने के बाद भी गैस के दाम $8। एक मिनट, एजेंडा लेके आप देश भर में जाएंगे? हमारे पास कॉर्पोरेट्स, हम कॉर्पोरेट्स के खिलाफ नहीं है सर, हम ईमानदार कॉर्पोरेट्स के फेवर में हैं। ईमानदारी से बिजनेस होना चाहिए। दिल्ली के आज इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछो, मैंने, हमारी सरकार ने दिल्ली के इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मीटिंग की है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम उनके लिए तैयार करेंगे, करने वाले थे इसमें इंडस्ट्रियल एरियाज में। हम इंडस्ट्री, आप लोगों के सामने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम तैयार नहीं है, लेकिन हमको लड़ना है क्योंकि जनता तैयार है। जनता लड़ रही है सर चुनाव। नहीं, लेकिन मेरा ये पूछना है किस मुद्दे पर लड़ रही है? सवाल एक मोदी जी कहते हैं मेरा, बाकी सारी चीजें मोदी जी कहते हैं मैं गुजरात मॉडल लेके देश के सामने हूं। क्या है? कांग्रेस कहती है कि हमने इतने साल जो राज किया, हम एक इंक्लूसिव ग्रोथ लाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी लोगों के सामने क्या लाना चाहती है? ऑनेस्ट पॉलिटिक्स, जो आपने दिखाया, ऑनेस्ट पॉलिटिक्स जो 7 हफ्ते दिखाया दिल्ली के अंदर, 7 हफ्ते के अंदर दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार कम हो सकता है, सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिल सकती है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से दलाल भाग सकते हैं। जो काम 30 साल से एसआईटी नहीं बनी थी सिखों के, उसमें एसआईटी बन सकती है 5 दिन के अंदर। एक मिनट, क्योंकि राहुल गांधी ने इंटरव्यू में एक स्टेटमेंट दी थी, उसके बाद आपने बनाई, और उसके बाद 24 घंटे में एसआईटी बन गई। चलो ये मान लेते हैं, चलो राहुल गांधी के इंटरव्यू के बाद बनी तो सही। 30 साल में जो बीजेपी कांग्रेस वाले नहीं करवाए, हमने 24 घंटे में कर दिया। इसकी तो तारीफ करो कम से कम आप, नंबर 1। नंबर 2, वो कह रहे हैं विकास 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 विकास। सर, अगर भ्रष्टाचार रहेगा तो विकास नहीं होता, अगर अन्याय रहेगा तो विकास नहीं होता, सुरक्षा नहीं होगी। सरकार का क्या काम होता है? सबसे बड़ा सरकार का क्या काम है? कोई भी सरकार ले लो, डेमोक्रेसी ले लो, मोनार्की ले लो, डिक्टेटरशिप ले लो, सबसे पहला सरकार का काम है सुरक्षा, अपने लोगों को सुरक्षा देना। मोदी जी सुरक्षा की बात नहीं कर रहे, राहुल गांधी सुरक्षा की बात नहीं कर रहे। दूसरा काम होता है न्याय देना, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना। मोदी जी न्याय की बात नहीं कर रहे, राहुल गांधी न्याय की बात नहीं कर रहे। तीसरा है भ्रष्टाचार मुक्त। मोदी जी की और राहुल गांधी जी की कैबिनेट देख लीजिए आप, दोनों की कैबिनेट में सबसे बड़े बड़े भ्रष्टाचारी बैठे हैं, दोनों की कैबिनेट में क्रिमिनल्स बैठे हैं। अगर यही कैबिनेट्स होने वाली हैं, अगर मुकेश अंबानी से एक मिनट कोई फ्रंट नहीं बनाना हम लोगों को।
इस देश का जनता जो है वो सबसे बड़ा फ्रंट बनने वाला है। उसके लिए आपको कैंडिडेट चाहिए, उसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए, इलेक्शन लड़ने का एक्सपीरियंस चाहिए। आपने अभी तक अपने आप को दिल्ली में कंसोलिडेट नहीं किया, आप लोकसभा की बात कर रहे हो। यही कहीं ना कहीं लोगों को लगता है अरविंद केजरीवाल इज अ मैन इन अ हरी। हर चीज आप जल्द से जल्द करना चाहते हो, वो तो है, और उसमें यू आर स्टिल इन अ हरी। अरविंद केजरीवाल इज इन अ हरी। अगर हरी नहीं करेंगे ना सर, ये देश लुट जाएगा, ये देश नहीं बचने वाला। कुछ कर लो, सारे मिलके कुछ कर लो, नहीं तो ये सारे मिलके इस देश को लूट के खा जाएंगे। इन्होंने तो स्विस बैंक में पैसे, ये तो भाग जाएंगे इस देश से, हम ही रह जाएंगे सर। जी, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, ये जो आप जिस तरह से बात करते हो टीवी पर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब सरकार चलानी, आप जाके बात करो सर एक आम आदमी से, उसका घर का खर्चा नहीं चलता। कल सवेरे सवेरे आना, मेरे घर के सामने लाइन लगी होती है नौकरी मांगने वालों की। आम आदमी को इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए। हाँ बिल्कुल चाहिए सर। आम आदमी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? जॉब्स, एक आपको नौकरी चाहिए। सारा पैसा हर प्रोजेक्ट में अगर ये लूट के खा जाएंगे तो कहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी? लेकिन अगर आपके वर्ल्ड व्यू में हर कॉर्पोरेट जो है कहीं ना कहीं भ्रष्ट है, तो व्हाई विल एनी कॉर्पोरेट कम एंड सपोर्ट एंड इन्वेस्ट इन दिस कंट्री? ना, बिल्कुल नहीं, हमने तो कभी नहीं कहा। हम तो कॉर्पोरेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं सर। हम तो प्राइवेट, मैंने तो बार बार कहा है कि सरकार को धंधा नहीं करना चाहिए, धंधा प्राइवेट सेक्टर को छोड़ देना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को बिजली देनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को पानी। हम दिल्ली के सारे 29 इंडस्ट्रियल एरिया हैं दिल्ली के अंदर, आप जाके आज पूछो, सब लोग कहते हैं अरविंद केजरीवाल की नीयत साफ है, ये लड़का कुछ करेगा। कि जब जैसे ही वामपंथी दल कमजोर हो गए, अरविंद केजरीवाल उस स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। यू आर द न्यू लेफ्ट। कुछ लोगों ने आपको अर्बन नक्सली कहा है, कुछ लोग कहते हैं कि अरुण जेटली कह रहे हैं ना, अरुण जेटली कह रहे हैं हम नक्सली हैं, और अरुण जेटली कह रहे हैं मुकेश अंबानी के खिलाफ जो हमने एफआईआर की है दैट इज एन असॉल्ट ऑन फेडरल स्ट्रक्चर। तो अरुण जेटली को मुकेश अंबानी बहुत अच्छा लगता है, अरुण जेटली को आम आदमी पार्टी लेफ्ट लगती है। सर हमें चाहे लेफ्ट बोल लो चाहे राइट बोल लो, हम ईमानदार, आपने पूछा ना वो इंक्लूसिव ग्रोथ दे रहे हैं, वो फलाना दे रहे हैं, ढिमका दे, हम इस देश को ईमानदार राजनीति दे रहे हैं। ये आज कोई पार्टी नहीं दे सकती, एक भी पार्टी इस देश के अंदर नहीं है जो आज ईमानदार पॉलिटिक्स की बात करे। केवल आम आदमी पार्टी आज ईमानदार राजनीति की बात करती है, त्याग की बात कर रही है। एक मुद्दा उत्तर प्रदेश से लेकर केरल तक, पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक और इधर से ईस्ट से वेस्ट तक विदाउट ईमानदार, हमें ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट जनता खड़ा करेगी सर, जनता खड़ा करेगी। हमारी कोई औकात नहीं है, अरविंद केजरीवाल बहुत छोटा। तो टारगेट क्या है? 15 सीट, 20 सीट? क्योंकि जो पोल्स दिखाते कोई टारगेट नहीं है। आम आदमी पार्टी को 6 से 12 सीट नहीं मिलेंगे, इस देश से भ्रष्टाचार रीजन में मिलेंगे। कुछ सीट मिले या ना मिले सर, हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। जब दिल्ली चुनाव लड़ने शुरू किए थे, हमें तो पता ही नहीं था कितने मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे। अभी भी एक सीट ना मिले हमको ये संतुष्टि होगी, हमने देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए अपना काम किया। कर्म करते जाओ सर, फल की चिंता मत करो। ये मुझे बताओ आपका टारगेट क्या है? दिल्ली भ्रष्टाचार दूर करना, दिल्ली में एक बार फिर सरकार बनानी, एक बार मेजॉरिटी गवर्नमेंट, या आपका टारगेट है कि कुछ न कुछ नेशनल लेवल पर इंपैक्ट करना? सर देश से भ्रष्टाचार दूर करना है, उसमें दिल्ली भी इंपॉर्टेंट है, देश भी इंपॉर्टेंट है। आम आदमी पार्टी बहुत छोटी है। भ्रष्टाचार मिटाने की कोई क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं। एक जन लोकपाल बिल लाकर आप भ्रष्टाचार नहीं मिटा पाएंगे, उसमें और एक ब्यूरोक्रेसी भी आएगी। आप ये भी जानते हैं, आप अब सरकार में रहे हैं, आपने देखा होगा कि कोई ओवरनाइट सोल्यूशन है नहीं अरविंद। सर 45 दिन के अंदर दिल्ली में भ्रष्टाचार काफी कम कर दिया। खौफ पैदा हो गया दिल्ली के लोगों के, दिल्ली के ब्यूरोक्रेसी में, कि अब अगर पैसे मांगोगे कोई भी रिकॉर्डिंग कर लेगा। तो आपको लगता है बगैर खौफ के कुछ नहीं हो सकता? ये खौफ का माहौल बनाना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई प्रोसेस की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इसी को तो प्रोसेस कहते हैं। आपके खिलाफ जो एक क्रिटिसिज्म है कि अरविंद केजरीवाल को प्रोसेस जो है, जो एक तरह से एक परंपरा है, उसमें आपको कोई विश्वास नहीं है। सरकारी जो परंपरा है उसमें कोई विश्वास नहीं। यू हैव नो faith in due processes of law, of systems. You are therefore someone who is, as has been described sometimes, an anarchist. बिल्कुल। आप खुश हो रहे हैं? मैं आपकी सारी लैंग्वेज नहीं, no, this is the criticism that you are not interested in the due processes. कौन सा प्रोसेस वायलेट कर दिया मैंने, बताओ? एक प्रोसेस बताओ जो वायलेट किया मैंने। आपने वायलेट नहीं किया था। आपको लगता है कि जब जिस तरह से आप जन लोकपाल बिल ला रहे थे, जब गवर्नमेंट ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लॉ मिनिस्ट्री ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसके बावजूद आपने वो बिल लाया। कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में बताओ कहाँ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं आज राजनीति छोड़ दूंगा,
अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये एक यानी टॉप लॉयर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, लॉ मिनिस्ट्री, एवरीवन इज रॉन्ग। मैं तो सर वो कहते हैं इट वाज अ मनी बिल, देयर मैं वर आपको एस्पेक्ट्स व्हिच वर इन्वॉल्वड व्हिच कुड बी व्हिच द दिल्ली गवर्नमेंट डिड नॉट हैव द पावर टू ब्रिंग इन। आप पढ़े लिखे हो, ऐसे अंधाधुंध विश्वास मत किया करो। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कह दिया तो सब ठीक है, ऐसे मत विश्वास किया करो, पढ़ा करो। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं नहीं लिखा कि टॉप लॉयर्स आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। मैंने कई लॉयर से बात की, दे आर डिवाइडेड, देयर आर टू व्यूज ऑन दिस इशू। तो आप उन पे भी विश्वास मत करो, खुद पढ़ो। अपने रिपोर्टर को, इंटेलिजेंट रिपोर्टर को बोलो भाई संविधान पढ़ के बताओ। संविधान के अंदर कहीं नहीं लिखा कि केंद्र सरकार से परमिशन लेनी है। एक होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर जारी कर दिया कि केंद्र सरकार से परमिशन लो। इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मैं संविधान की कसम खाई है, संविधान के लिए जान दे दूंगा, लेकिन ये होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर को नहीं मानने वाला मैं। तो आपको लगता है आपने कोई गलती नहीं की थी? मैंने बताओ क्या गलती की? गलती की हो तो मैं अभी मान लेता हूं, बताओ ना। या आर्टिकल लिखा था अरविंद चित्र का था, जिसपे यह कहना था कि अरविंद के कई सपने, स्वराज हो, मोहल्ला सभा हो, हकीकत कुछ और है। क्या आप मानते हैं कि आप एक तरह से आप सपनों के सौदागर बन गए? लोगों के सामने आप सपने देते हैं, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, देश में एक नई क्रांति लाएंगे, ये सब सपने आप लोगों के सामने रख रहे हैं। हकीकत आप 49 दिन से सरकार में रहे, कुछ और है। सर हकीकत तो 49 दिन, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग कहते हैं ना, तो 49 दिन में देख लीजिए जितना काम हम लोगों ने 49 दिन में करके दिखाया, किसी और सरकार ने अगर करके दिखाया हो। एक डिवाइडेड ओपिनियन है, कुछ लोग समझते हैं कि इन 49 डेज में अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हुए हैं। क्या क्या एक्सपोज हुआ बताओ? वो केवल ऑपोजिशन के लीडर बन सकते हैं, स्ट्रीट एक्टिविस्ट हैं, सरकार नहीं चला सर हम नहीं कह रहे, इंडिपेंडेंट सर्वे बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कितना काम हुआ है। हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है, सर्वे कह रहे हैं। आप भी एक सर्वे कराइए, नंबर 1। नंबर 2, सपने देखने चाहिए। प्रॉब्लम ये हुई, इस देश की जनता ने सपने देखने बंद कर दिए, और जब लोग सपने भी देखना बंद कर दें तो उस देश का सब खत्म हो जाता है। हम लोगों का और कोई कंट्रीब्यूशन हो या ना हो, हमने लोगों को सपने देखने दिखा दिया कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो सकता है, इस देश में न्याय मिल सकता है, उम्मीद दी है लोगों को। और जब लोगों के, जिस देश में उम्मीद खत्म हो जाए ना, वो देश फिर देश नहीं बचता। हमने अगर लोगों को उम्मीद दी है तो सर यही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। कई लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने हमें एक उम्मीद जगाई है, एक आइडियलिज्म जगाई, लेकिन साथ साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने हमें डिसइल्यूजन किया है। कि हमारे एक तरह से सपने थे कि अरविंद केजरीवाल जो है वो एक ऐसी सरकार देंगे जहां वो दिन पर दिन कोई ड्रामा नहीं करेंगे। एक दिन धरना करेंगे, कहेंगे रिपब्लिक डे परेड पर भी होना है ना हो, हम वहां धरना देंगे। इस तरह की राजनीति जो है, कुछ लोगों को लगता है इससे कहीं ना कहीं जो सपने थे वो खत्म हो रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन मैं धरने की बात की आपने कहा ड्रामा है। जिस दिन मैं धरने पे बैठा था, पहली चीज उसी दिन रात को मेरे को बताया गया, वहां तो टीवी नहीं था, सारे टीवी चैनल वालों ने किया सर्वे अपना कि क्या अरविंद केजरीवाल का धरना ठीक है। 87%, 80%, 78% लोगों ने कहा कि केजरीवाल ठीक कर रहा है, और जो एंकर था वो उल्टा बोल रहा था हमारे खिलाफ। नंबर 1। नंबर 2, सर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे ठंड में मैं सड़क के ऊपर सोया था। ड्रामा नहीं होता सर। ड्रामा वो लोग करते हैं जो 6 घंटे का अनशन करते हैं, 4 घंटे का अनशन करते हैं, एसी में बैठ के ड्रामा। मैंने ड्रामा नहीं किया था। आपके क्रिटिक्स कहेंगे ये मेड फॉर टेलीविजन ड्रामा था। आप सो के देखिए ना सर, अपने देश, अपने शरीर को तपाया है। 15 दिन मैं भूखे रहा था, अभी 4 डिग्री सेंटीग्रेड किसके लिए सोया था मैं? क्या जरूरत थी? अच्छा खासा मुख्यमंत्री का बंगला दे रहे थे, अच्छी बड़ी गाड़ी दे रहे थे, अच्छा सुविधाएं दे रहे थे, अच्छी सिक्योरिटी दे रहे थे, मैं भी ले लेता। मेरे को क्या जरूरत थी? उन चीजों पर भी कंट्रोवर्सी। क्या जरूरत थी मेरे को ये सब करने की? क्योंकि लड़कियों का रेप हो रहा है दिल्ली के अंदर, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। और जिस दिन मैं रात को सोया और अगले दिन जब उठा, सर औरतों की लाइन लगी हुई थी मेरे से मिलने के लिए। सारी औरतें कह रही थी कि पहली बार कोई आदमी है जिसने जिंदगी में ईमानदारी के साथ हमारी सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है। ड्रामा नहीं था सर। तो क्या सबसे बड़ा सबक क्या सीखा है इन 49 दिनों में? कुछ ना कुछ तो आपने सीखा। इन 49 दिनों में एक आत्मचिंतन हुआ होगा। हर चीज तो जो हुई है वो सही तो हुई नहीं है। सर सरकार की फाइलें जो देखी मैंने इन 49 दिनों में, एक चीज बड़ी क्लियर हुई, इस देश के अंदर सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है। जो कहा जाता है पैसे की कमी है, डेफिसिट है, फलाना डेफिसिट, ढिमका डेफिसिट, कोई डेफिसिट नहीं है सर, पैसा बहुत है। अगर ईमानदारी से काम, ईमानदारी की कमी है सर।
नीयत की कमी है। अगर ईमानदारी और नीयत से सरकारें काम करने लग जाए ना सर, पैसा बहुत है, ये देश खुशहाल हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल, अब आप क्या करेंगे? सवाल सबसे बड़ा ये है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि आपने एक बड़ा गैम्बल लिया है। जिस तरह से आपने जन लोकपाल बिल को संसद आपके असेंबली में पेश किया, फिर रेजिग्नेशन दिया, अब आपने गैम्बल लिया है। हो सकता है अरविंद केजरीवाल ना घर का करके ना घाट के रहे। दिल्ली की सरकार चली गई, नेशनल एम्बिशंस भी शायद मटीरियलाइज ना हो, फिर क्या होगा? सर मेरे को ना मुख्यमंत्री बनना ना प्रधानमंत्री बनना, ये आप लोगों की भाषा में गैम्बल और ये सब है। ये आप कहते रहते हैं, एम्बिशन तो होनी, एम्बिशन के बगैर आप इतने यहां तक नहीं पहुंच पाते। नहीं, करके देखिए सर, ईमानदारी से चल के देखिए। कायनात की जितनी ताकतें हैं ना, जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, ईमानदारी से जनता की सेवा करते हैं, तो इस कायनात की सारी ताकतें आपकी मदद करती हैं। मैं बहुत छोटा हूं, मैं एक्चुअली बहुत छोटा आदमी, मेरे पास कुछ नहीं है। आपने गैम्बल लिया है? मेरे कोई गैम्बल नहीं लिया सर, मेरे को कुछ नहीं बनना, ना मेरे को मुख्यमंत्री बनना, ना मेरे को प्रधानमंत्री बनना। एक ही इच्छा है जिंदगी में कि इस देश के लिए काम करते करते जिंदगी कुर्बान हो जाए। अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा, और कोई मेरी जिंदगी में इच्छा नहीं है, कुछ नहीं। कोई मेरे को किस लिए चाहिए? अच्छी खासी इनकम टैक्स कमिश्नर की नहीं, अहंकार हो सकता है, अहंकार हो सकता है। ये शरीर लिया ना, तो ये शरीर तो आदमी तभी पैदा होता है। You are an ambitious man with many people say an ego who has in the past moved on from one movement to other. पहले परिवर्तन में थे, उसके बाद आप जिंदगी तो मूव करने का ही नाम है सर। अन्ना का उपयोग किया, कुछ जो आपके विरोधी कहते हैं अन्ना का उपयोग किया, मीडिया का उपयोग किया, किरण बेदी का साथ छोड़ा। अब आप अन्ना खिलौना है, किरण बेदी खिलौना है जिनका उपयोग किया जा सकता है। आप उनकी इंसल्ट मत कीजिए। नहीं, आज किरण बेदी आपके खिलाफ हो गई है, तो वो तो इसका मतलब वो खिलौना नहीं है। अन्ना कहीं ना कहीं धीरे से आपसे दूर हो गए हैं। सर अभी तो मैं परसों मिला था, बड़े खुश हैं। अभी भी आपको लगता है क्या अन्ना आपके साथ कैंपेन करेंगे? अगर आप देश भर में जाए, आपको उम्मीद अभी भी है कि अगर आप इस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, क्योंकि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत, और मैं बहुत अच्छा बोला सर, बहुत अच्छा। नहीं, ये लाइन मैंने जो आपको दी, ये लाइन मेरी है, आपकी नहीं, लेकिन मैं आपकी लाइन यूज करूंगा। लेकिन मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि क्या आप कहीं ना कहीं अन्ना को साथ लेकर देश भर में घूमना चाहते हैं? अगर अन्ना आएंगे बहुत अच्छी है उनकी, क्योंकि आपकी पार्टी जो आज तो एक वन पार्टी है। एक योगेंद्र यादव है जो शायद हरियाणा में कैंपेन करेंगे क्या? क्योंकि आप देश भर में जाएंगे, एक वन मैन पार्टी बना के आप देश भर में जाएंगे। आम आदमी पार्टी अभी भी एक वन मैन पार्टी है। अभी कार्यक्रम के पहले आपके एक असिस्टेंट बता रहे थे कि सुभाष वारे ने आज 5000 लोगों की सभा की है। कौन है सुभाष वारे? महाराष्ट्र आम आदमी है सर। ये आम आदमी खड़ा हो रहा है अब इस देश का, उसको कमजोर मत समझिए। केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, केजरीवाल घूमे या ना घूमे इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस दिन इस देश का आम आदमी खड़ा हो गया ना, ये बड़ी बड़ी सिंहासन डोल जाएंगे। आपको डर नहीं है कि कहीं ना कहीं आपका पॉलिटिकल करियर फिनिश हो जाएगा? मेरा जिस तरह से आप आज बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में अगर आपके कैंडिडेट्स के डिपॉजिट जब्त हो जाए तो हो जाए सर, हो जाए। मेरा लड़ाई है क्या? और आप मैं अपने लिए लड़ रहा हूं क्या? और इस चुनाव में दुश्मन नंबर 1 कौन है, मोदी या राहुल गांधी? महंगाई, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता। मोदी और राहुल इनके वो हैं, फेसेस हैं। और आपके लिए और आपका मकसद क्या है? आप लड़ेंगे चुनाव, लोकसभा लड़ेंगे, विधानसभा लड़ेंगे? मुझे तो अभी ये भी नहीं पता मैं चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा। जब भी आप ये कहते हैं, 1 महीने पहले आपने कहा था मैं तैयार हूं लड़ने के लिए लोकसभा। मैंने ये कहा ना कि अगर भ्रष्टाचार की लड़ाई में जो भी करना हुआ मैं करूंगा, लेकिन अभी मैंने रियली नहीं सोचा हुआ, और ना हम लोगों ने जब स्ट्रैटेजी बनेगी तो आप हरियाणा से अपनी रैली? हाँ, मैं जाऊंगा, प्रचार के लिए जाऊंगा, पर मैं चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा मैंने नहीं सोचा। चुनाव लड़ना मेरा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ। केजरीवाल चुनाव लड़े ना लड़े इंपॉर्टेंट नहीं है। देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलानी है, देश की जनता को जगाना है। देश की जनता को जगाऊंगा, पूरे देश में घूमूंगा, और देश की जनता जब खड़ी हो गई, इन्हीं के अंदर से कैंडिडेट्स निकलेंगे सर। आखिरी सवाल मैं पूछूंगा। मैं आज चेन्नई से आ रहा था, मेरे बगल में एक लेडी बैठी थी। मैंने कहा आपने किसको वोट दिया दिल्ली के चुनाव में? उन्होंने कहा केजरीवाल को। मैंने पूछा अगर फिर दिल्ली में चुनाव होते हैं क्या आप केजरीवाल जी को देंगे? उसने कहा मैं सोचूंगी। क्या आपको लगता है क्या कहीं ना कहीं आप क्या कहेंगे उस लेडी को जिनको लगता है कि मैं अरविंद केजरीवाल को दोबारा क्यों वोट दूं? 30 सेकंड में बताइए, क्यों वोट दे कोई आपको एक बार फिर? उनकी मर्जी सर। अगर उनको लगता है कांग्रेस और बीजेपी अच्छा भारत दे सकते हैं, उनको दो।
अगर उनको लगता है केजरीवाल ईमानदार राजनीति दे सकता है, केजरीवाल को वोट दो। मेरे को वोट मत दो सर, अपने आप को वोट दो, अपने बच्चों को वोट दो, मेरे को वोट नहीं चाहिए। अरविंद जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।